द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर बाज़ार में कुछ लोग भारी मुनाफा कमाते हैं और कुछ लोग भारी घाटे उठाते हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है आखिरकार? कोई राकेश झुंझुनवाला की नकल करता है, कोई भूपेंद्र अग्रवाल की नकल करता है, कोई डोली खन्ना की नकल करता है, कोई राधा कृष्ण जी दमानी की नकल करता है और इस तलाश में रहता है कि इन्होंने क्या खरीदा, हम क्या खरीदें, ताकि वही हम खरीदें। क्योंकि ये तो जो कुछ खरीदते हैं 100 टका खरी चीज़ खरीदते हैं, इनकी चीज़ तो बढ़ती ही बढ़ती है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने नहीं, सब नहीं, कुछ लोग जो बहुत तेज़ गति से पैसा कमाना चाहते हैं शेयर बाज़ार में, ये कुछ शेयर ब्रोकर्स के यहाँ से टिप लेते हैं। कुछ जो शेयर ब्रोकर्स रिकमेंडेशन देते रहते हैं उसकी टिप लेते हैं। कोई मॉर्गन स्टैनली की बात मानता है, कोई गोल्डमैन सच्चा की बात मानता है, लेकिन आत्मावलोकन कोई नहीं करता है। कोई नहीं, सब नहीं, सब नहीं, कुछ लोग नहीं करते जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आज रोज़ाना टीवी पर आते हैं, साहब फला शेयर इतना बढ़ जाएगा, टारगेट देते हैं, लक्ष्य घटाकर इतना किया, किसी का लक्ष्य बढ़ाकर इतना किया। कितने लक्ष्य पूरे होते हैं? चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, चाहे गोल्डमैन सच्चा हो, चाहे कोई हो, HSBC हो, कोई भी हो, और चाहे मोतीलाल ओसवाल, आज भारत के ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे ये सारी जो बातें हैं, ये केवल और केवल मात्र एक अनियोजित मतलब अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट की ओर धकेलती हैं आदमी को, सट्टेबाजी में धकेलती हैं, ट्रेडिंग में धकेलती हैं। शेयर बाजार से आप जितना, आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिरकार पोर्टफोलियो को कैसे रिबिल्ड करें, किस तरह की कंपनियों पर कंसंट्रेट करें, वो कौन सी कंपनियां हैं जो आपको घाटों से भी बचा लाती हैं, संकट की साथ ही हैं। ऐसी कंपनियां कौन सी हैं, उन कंपनियों पर हम विचार करेंगे। तो सीधी बात यह है कि देश में सत्यम कंप्यूटर डूबा, जो कंपनियां मेन बताता हूं 5-7, सत्यम कंप्यूटर डूबा, HDIL हिंदुस्तान डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो बॉम्बे का 3rd लार्जेस्ट बिल्डर था हिंदुस्तान का, वो डूबा। और डूबा ही नहीं, डूबा है अभी इन्होंने। दीवान हाउसिंग डूबी, रेनबैक्सी डूबी, यस बैंक डूबा, और भी बहुत डूबी है। सबके नाम थोड़ी याद रहते हैं। जो दफन हो गए, कुछ के नाम याद हैं। एक जैन सोल का अभी ताज़ा उदाहरण है, जिस कंपनी का परीक्षण, उसमें काफ़ी टिप आ रही थी, साहब इसमें भूदेव जी अग्रवाल ने भी खरीदे, और साहब ये भी है, साहब वो भी है। 1000 रुपये का शेयर था, 1 या 2 पेड अप शेयर था, 1000 रुपये का था। मैंने इसको एग्जामिन किया। आई डिड नॉट लाइक टू परचेज दिस शेयर बिकॉज इस शेयर में कोई क्लीन भी कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेटजी थी, इट वाज नॉट क्लीन एंड सिस्टमेटिक। जब क्लीन और सिस्टमेटिक बिजनेस स्ट्रेटजी ही नहीं है, और पीर बबरची भिश्ती गिरी सब कुछ इकट्ठा कर रखा है इन्होंने, और अनसिस्टमेटिक वे में कर रखा है, और कंपनी की तस्वीर साफ नहीं है, तो वैसे उस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना? आप क्या एसेस करोगे कि इसकी कितनी डिमांड रहेगी प्रोडक्ट की, इसके डिमांड के प्रति गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी कौन सी है, क्या सिस्टम है, क्या डिसिप्लिन है, क्या लिक्विडिटी है। प्रॉफिट मार्जिन गिरेंगे बढ़ेंगे जब तस्वीर ही साफ नहीं है प्रोडक्ट लाइन की, सर्विसेज की। हाउ यू कैन असेस? तो आई इग्नोर दैट, और वही हुआ, ये डूबी कंपनी। चाहे 5 स्टार इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा था, लेकिन वो कंपनी डूबी। तो एक तो ये गलतफहमी पालना, साहब झुंझुनवाला साहब खरीद रहे हैं तो वो मैं भी खरीदूँ, ये दिमाग से निकाल दिया। डूबते वो भी हैं। आपके सामने जो तस्वीर आती है वो एक तो पुरानी तस्वीर आती है। कोई भी ये तो कभी डिक्लेयर करते ही नहीं ये लोग कि हमारे पास फला शेयर है। दे नेवर डिक्लेयर। कहीं एक कण जितनी चीज़ भी आउट नहीं होगी आपको। केवल मात्र आप जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनियों का, उनसे आप लोग कुछ लोग बता देते हैं, वो बात सही है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात होती है। कोई शेयर इन्होंने 200 रुपये में खरीदा, वो 300 रुपये हो चुका है जब तो आपको मालूम पड़ता है। और क्यों खरीदा, किस लिए खरीदा, क्या खरीदा, उसके रीज़न सामने होने चाहिए।
आपको कुछ पता ही नहीं, आप तो खरीद झुंझुनवाला साहब ने खरीदा इसलिए हम खरीद रहे। दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग। आपको कॉन्फिडेंस, और वो कब निकल जाए कब बेच जाए ये क्या पता है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि एक तो जो पुराने घराने हैं, ये जो नए नए उभरते हैं ना, नए नए घराने उभरते हैं, नए नए हीरो बनते हैं बाज़ार में, शेयर बाज़ार में, और एक बार तो अपनी इमेज बना जाते हैं कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आप इस भरोसे में उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का मेंबर बना लेते हो। यू मेक दैट शेयर एज ऑर्गन ऑफ योर पोर्टफोलियो, आइदर इन टेम्पररी फॉर मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म, वाट एवर इज, लेकिन गच्चा खा जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपके पोर्टफोलियो में, बार बार कहता हूँ, 60-70% जो पैसा आपका लगा रहे वो इस तरह के शेयर्स में हो या इस तरह के म्यूचुअल फंडों में हो, जो म्यूचुअल फंड बहुत मजबूत कैटेगरी के, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा, जिन म्यूचुअल फंडों में बहुत बड़ा प्रोफेशनलिज्म हो। जैसे HDFC जो म्यूचुअल असेट मैनेजमेंट कंपनी थी, ये बहुत अच्छी फ्लेयर अप कर रही थी। फिर इसके MD और CEO दोनों ने उसको डुबो दिया सन 2017-18 से लेकर 22 तक। फिर जब मुनीर, ये जो मुनीम, क्या नाम उनका, ये जो नए MD आए इसके SBI से, इस असेट का, तब इसका उभरना शुरू हुआ, वरना बैठ गए थे खत्म किस्से, और दोनों एक साथ हटाना पड़ा। ये बात आउट नहीं करता है कोई भी मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हम इनको इस कारण हटा रहे हैं, चुपचाप पतली गली से चले जाते हैं। और नए दोनों एक साथ क्यों जाते, वरना ही देवर आस्क्ड टू रिजाइन, मैं जहाँ तक समझता हूँ देवर फोर्स्ड टू रिजाइन। इसी प्रकार से क्वांट म्यूचुअल फंड ने क्या गलती की, ये भी नए उभरे थे, इन्होंने रिलायंस के शेयर खरीदे, रिलायंस जियो के शेयर खरीदे, जियो फाइनेंस के, कमर तोड़ दी उसकी। इसी प्रकार से ये जो मिराई था, इसने भी पेटीएम में और कार ट्रेड में, न्यूओ विस्टा में, और कई IPOs थे, उन्होंने पैसा लगा के और म्यूचुअल फंड को ख़त्म कर दिया। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं ये कहूँगा कि घराना देखिए, पुराने घराने में लंबा इन्वेस्टमेंट पुराने घरानों में रखिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। आज कोई भी म्यूचुअल फंड है, आज आपका, वो भी चाहे स्मॉल कैप स्कीम है चाहे मिड कैप स्कीम है, वो भी कम से कम 30-40% तो उसमें ऐसे क्लास एक कैटेगरी के शेयर रखते हैं उसमें, ताकि बाजार पर कोई संकट आ जाए, कोई मैनेजमेंट फेल हो जाए, तो कम से कम NAV में बहुत बड़ी कमी एक साथ नहीं आ जाए। तो आप लोग भी उन सब सिद्धांतों को फॉलो करो, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की कुछ एथिक्स हैं। आप रातों रात करोड़पति लखपति होना चाहते हो, महीने 2 महीने में होना चाहते हो, सब पॉसिबल होगे, आप लोग निश्चित रूप से होगे अगर आपने ये एथिक्स फॉलो की। लेकिन जो नियमित प्रक्रिया है, एक नेचुरल जो टाइम लगना चाहिए, उस टाइम में अगर आप हो जाओगे तो होने के लिए बाजार की जो एथिक्स है, शेयर मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि जैसे मैनेजमेंट्स के नाम बताता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, आप 25-50 मैनेजमेंट्स की लिस्ट तैयार कर लीजिए हिंदुस्तान की, 10-12 तो मैं ही बता दूंगा अभी आपको, और फुर्सत से आप भी तैयार कर लीजिए। जैसे लार्सन ट्यूब्रो, ये कोई घराना नहीं है, ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, ये कभी नहीं डूबेगी। इसके मालिक शेयर मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, शेयर होल्डर्स हैं। अगर जरा सी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बदमाशी करता निकाल देंगे उस कंपनी से। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे इन्फोसिस के अंदर विशाल सिक्का आए थे, वो उनकी फीस भी, उन्होंने तनख्वाह भी बहुत मोटी ली थी, लेकिन उन्होंने गड़बड़ करी, उनको निकाल बार किया, मतलब 2 घंटे में पार कर दिया। तो ये सबसे खड़ी प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी की ये सबसे बड़ी मेरिट है, क्वालिटी है। ग्रेसिम के पीछे घराना है, कुमार मंगलम बिरला साहब का हाथ है। ठीक है, कंपनी ने वोडाफोन आइडिया को डुबो दिया, इसमें कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने भी गड़बड़ रही है, कुछ मैनेजमेंट की भी कमजोरियां रही है, और कुछ प्रॉब्लम्स थी भी, और कुछ एक्चुअली वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करी जो भारतीय एयरटेल ने की थी।
कुछ कंजर्वेटिव रहे, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में ये कुछ कंजर्वेटिव रहे, इस कारण से ये कंपनी ज़्यादा कुछ नहीं चल पाई है। लेकिन ग्रासिम है, हिंडाल्को है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, ये 3 कंपनियां उनकी शानदार हैं। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, कितने भी संकट आए, कितनी सरकारें बदली, कितने आरोप प्रत्यारोप लगे, कितनी जांचें लगी, विश्वनाथ प्रताप सिंह पीछे पड़ा, कमर खोल के पीछे पड़ा था, क्या कर पाया? वो हवा के बादल की तरह से निकल गई वो समय, और रिलायंस ही रहा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। टाटा ग्रुप की शेयर कंपनियां हैं, टाटा स्टील पर कितने संकट आए, लेकिन बहुत कुछ है उसको निकाल लाए हैं उस संकट से बाहर, बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ अदर स्टील कंपनीज इन इंडिया। भूषण स्टील का एक्विजिशन किया, मेटालमैन पाइप का इसमें मर्जर किया, फिर टाटा स्पॉन्ज का मर्जर किया। बाय मर्जर एंड एक्विजिशन दे हैव रिवाइव्ड द इंडियन काउंटर पार्ट, बट अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है यूरोपियन काउंटर पार्ट में। जो कोरस स्टील था, जिसको टाटा स्टील यूरोप कहा जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो भी हो सकता है कुछ टाइम में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, टाटा स्टील इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग एट द प्रेजेंट टाइम। क्रॉम्पटन ग्रुप है, क्रॉम्पटन ग्रुप की कंपनियां बहुत अच्छी हैं। नहीं, क्रॉम्पटन क्या, ये किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर ग्रुप, किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनियों की सबसे खास बात यह है कि हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में, जैसे पंप सेट बनाते हैं, मोटर बनाते हैं बिजली की, फोर्जिंग बनाते हैं, कास्टिंग्स बनाते हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो कंपनी अडॉप्ट करके चलती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है, उस कंपनी का मैनेजमेंट अगर थोड़ा डिसिप्लिन है, वो कंपनी का वो ग्रुप कभी नहीं डूबता। फिर जिंदल ग्रुप जो है, ये ग्रुप एडवेंचरस ग्रुप है, जिसको बहादुर ग्रुप है। ये कोई भी चीज़ जो टेकअप करते हैं उसको हर सूरत में सफल बनाते हैं, बाई हुक एंड क्रोक। आप इसी में समझ जाइए, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता पब्लिक। अडानी ग्रुप पर मुझे खुद को बहुत संदेह थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने जब अटैक किया और मैंने इस ग्रुप ने बैठ गया था, ये ग्रुप उसमें, और मैंने भी फिर ये देखा, ये उठा, ये ग्रुप वापस उठा, मैंने इसको चेक किया, थोड़ा स्टडी की, इसकी हर कंपनी की स्टडी की, कितना डेट है, कितना ईबिटा जनरेट करती है कंपनी, कितना रिपेमेंट करती है, कितना कैपेक्स चल रहा है, और क्या क्या प्लान्स हैं कंपनी की, डेट इक्विटी रेशो क्या है, ये ईपीएस क्या है, रिजर्व क्या है, और भी बहुत सी चीज़ें थी जिन सबको, हर कंपनी की चीज़ को स्टडी किया। देन आई फाउंड द ग्रुप इज ओके, नाउ देयर इज नो क्वेश्चन मार्क बिफोर द इंटीग्रिटी ऑफ द ग्रुप, एंड ग्रुप विल प्रोग्रेस, एंड दिस ग्रुप विल बी द टॉप मोस्ट एंड टॉपेस्ट ग्रुप ऑफ द कंट्री सो फार द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड एंड शेयर मार्केट इज कंसर्न। इसको पहचानने की आवश्यकता है। जो गालियाँ देगा, गाली देता रहे, क्या फर्क पड़ता है, ही विल बी लूजर। गालियाँ मैं भी देता था, बट आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ कि ग्रुप वाकई सही है। रहा सवाल पॉलिटिकल आरोप लगाना, आरोप तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे लगाती रहती हैं। ये सब ये कि अडानी चोर है, अडानी बदमाश है, मोदी ने अडानी को पाल रखा है, ये सब पॉलिटिकल स्लोगन्स, इनमें कुछ नहीं रखा है, पॉलिटिकल राइवल्टीज हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अडानी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, Adani and Reliance, both groups are contributing heavily to the state exchequer in the form of GST and income tax. And another is they are making a saving of the foreign exchange by way of export and by way of substituting the import. बजाज ग्रुप, राहुल बजाज साहब का जो ग्रुप है, राहुल बजाज साहब तो अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उनके दोनों बेटे हैं, संजीव बजाज और राजीव बजाज, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इनकी किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है, कोई भाव ऊंचा आ गया, कोई भाव ऊंचे में फंस गए, कोई बात नहीं, 1.5 साल बाद पनप जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के लेवें, तोल मतोल के लेवें, सब बात सोच समझ के लेवें, कैलकुलेट करके लेवें, फंडामेंटली उसको एग्जामिन करें। और मैं तो करता ही रहता हूँ। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए मैंने कहा था कि भाई अभी रुक के लीजिए, ओवर प्राइस्ड है, और वो धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। 80-85 रुपये इसका भाव आ जाए, आँख मिच के खरीद लें। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बट दिस इज़ माई एनालिसिस। और जो बजाज फाइनेंस है वो तो क्वाइट ओके है ही, बजाज ऑटो भी क्वाइट ओके है, बजाज फिनसर्व भी क्वाइट ओके है, कोई दिक्कत नहीं।
सुंदरम ग्रुप की कंपनियां बहुत शानदार हैं। टीवीएस मोटर, जिसने हिंदुस्तान के हर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर को पछाड़ दिया मार्केट के अंदर। सबसे हाईएस्ट पी रेशियो इनका है, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ इनकी है। सुंदरम फास्टनर और सुंदरम क्लेटन, ये 3-4 इनकी शानदार कंपनियां हैं। एचडीएफसी कोई ग्रुप नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली, इसके अंदर जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो सिटी बैंक के पास है 74%। एचडीएफसी लिमिटेड की थी जो अब इसमें आ गए हैं। एंड नाउ दिस इज द बेस्ट मैनेजमेंट। ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, इसका कोई मालिक नहीं है। इंस्टीट्यूशंस एंड शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस कंपनी। दे आर फुल्ली एम्पावर्ड टू रिमूव एनी मैनेजिंग डायरेक्टर इफ दे फाउंड एनीथिंग रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसमें तो रिजर्व बैंक का भी कंट्रोल है, वो तो है तो औरों पर भी और डूबते हैं, क्यों डूबते हैं, बट दिस इज द ऑनेस्ट मैनेजमेंट। एचडीएफसी मैंने का जो मैनेजमेंट है लकीर का फकीर है। अगर ये 5% भी किसी लोन एप्लीकेंट में जो लोन लेना चाहता उसके प्रपोजल में 5% भी कमी पाते हैं, दे रिफ्यूज़ टू गिव द लोन। वो कहते हैं हमको ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए जिसमें पैसा ही डूब जाए है। तो ये ठोक बजा के देते हैं, मतलब ठोक बजा करके लोन को, उसको एप्लीकेंट को चेक करते हैं, आखिरी क्षण में रोक देते हैं, डिस्पर्स के टाइम रोक देते हैं अगर कोई कमी इनके नोटिस में आती है तो। और एम्प्लॉयज़ से ठोक के काम लेते हैं। एम्प्लॉयज़ के सब नॉर्म्स फिक्स हैं, बड़ी कड़ाई है, डिसिप्लिन है। क्या मजाल 1 रुपया कोई एम्प्लॉय गड़बड़ कर दे इधर से उधर। ज़बरदस्त काम है, मतलब हर चीज़ के मेजरमेंट है, हर चीज़ पर चेक्स है। उन सारी चीज़ों को अभी एक बार में नहीं बताया जा सकता, मैं बता भी चुका हूँ और बता दूंगा मैं। आईसीआई को मैडम चंदा कोचर ने डुबो दिया था, फैक्ट ये। ज़्यादा बेईमान तो नहीं थी वो, लेकिन उनके पास में, मैडम के पास में मैनेजमेंट स्किल नहीं थी और डूबता चला गया। लेकिन किस्मत ये हुई कि उसको हटा दिया मैडम को, उनके हस्बैंड को। और वो जो ग्रुप था, एक क्या नाम था वो, वीडियोकॉन, 3500 करोड़ का लोन था, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, जो भी था उस नाते हटा दिया। और उसके बाद मिस्टर संदीप बख्शी को सौंपा है। संदीप बख्शी इज डायनेमिक मैन। इस प्रकार की कंपनियां कभी इन्वेस्टर को नहीं डुबोती हैं जिसका मैनेजमेंट शानदार है। प्रॉब्लम आ सकती हैं, किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आना स्वाभाविक है। आपके घर में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपके घर की बिजली खराब हो गई मान लो, आप फ्यूज बंदवा लीजिए, उसका कोई और डिफेक्ट है, मिस्त्री बुला के ठीक करवा दीजिए। और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की गड़बड़ है, उसको टेलीफोन कर दिया, आके ठीक कर देगा। टाइम लगेगा, थोड़ा सा लग जाएगा कोई। तो इन दिस सेम वे इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो कभी नहीं डुबोती है। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको अफोर्ड कर लीजिए, आप वेट कर लीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए उसको, सब ठीक हो जाता है। श्रीराम ग्रुप में जैसे एसआरएफ है, फिर डीसीएम श्रीराम है। श्रीराम ग्रुप खत्म हो चुका था, लेकिन वो घोटालों के कारण खत्म नहीं हुए थे, ये बिजनेस साइकिल के कारण खत्म हुए थे। बट नाउ दे हैव रिवाइव्ड देमसेल्फ अगेन बाय एस्टैब्लिशिंग एसआरएफ और डीसीएम श्रीराम। अलग अलग भाइयों की हैं लेकिन अच्छी। इस तरह के ग्रुप्स की कंपनियों में और बहुत से ग्रुप है, जैसे बाबा कल्याणी का ग्रुप है, द डिसेंट ग्रुप है, भारत फोर्स के मालिक है, प्रमोटर हैं, भारतीय एयरटेल है जैसे, है ना, और बहुत है। इतना सारा जिक्र आज पार्टली ठीक है, इतना कर दिया हमने। अच्छा, अब इसमें सवाल ये कि आपके पोर्टफोलियो को आप कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। आपका पोर्टफोलियो चट्टान के मुताबिक मजबूत होना चाहिए। तो उसमें कौन से शेयर होने चाहिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई मेरी। लार्सन एंड ट्यूब्रो होना चाहिए, एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, रिलायंस होना चाहिए, अडानी पोर्ट होना चाहिए, ग्रासिम होनी चाहिए, अडानी एनर्जी होना चाहिए। मैं एक नया शेयर कह रहा हूँ, कोई भी कुछ भी कहे घबराइए मत, अडानी एनर्जी का थोड़ा बहुत शेयर होना चाहिए पोर्टफोलियो। एसआरएफ का रिवाइवल हो गया है, इन्होंने जो एक्सपांशन किया उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। कुछ जो ये फ्लोरो केमिकल्स और फ्लोरो गैस बनाते थे उनकी प्राइसेज में भी इम्प्रूवमेंट आया है। नवीन फ्लोरो ने, गुजरात फ्लोरो है, ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। केमिकल साइड का कोई सा भी एक शेयर चुन लीजिए इन तीनों में से। दूसरी बात है कि जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर है या अंबुजा का सीमेंट शेयर है, इस तरह ये जो अच्छे ग्रुप्स हैं
जो मजबूत है, जो पैसे का इंतजाम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्क क्या है? जो अच्छे ग्रुप है, अच्छी टेक्नोलॉजी मैनेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं। धीरू भाई जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अवेलेबल थी वो लेते थे वो। तो दैट्स ऑल, आज इतना ही रहने देते हैं। इन सब मेरी बातों पर ध्यान देंगे आप प्लीज़, और थैंक यू वेरी मच। अभी समअप करते हैं आज की बात को, और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।